नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ओम थानवी जी द्वारा रचित अतीत में दबे पांव, जो गद्य विधा में एक यात्रा वृत्तांत के साथ में रिपोर्टाज का भी मिला जुला रूप है। अब इस रिपोर्टाज या यात्रा वृत्तांत में क्या लिखा हुआ है, इसमें दो महानगरीय सभ्यता, जो दो महान सभ्यता है, नगरीय सभ्यता के रूप में, शहरी सभ्यता के रूप में बसे हुए थे, सिंधु घाटी सभ्यता के दो शहर हैं। एक का नाम है मोहनजोदड़ो और दूसरा है प्यारे बच्चों हड़प्पा। ये दो शहर हैं। ज्यादा जानकारी हमें मोहनजोदड़ो के बारे में प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा शहर है जो ग्रिड शैली में एक शहरी सभ्यता में बसा हुआ है, जिसका वर्तमान में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि इसमें जैसी सभ्यता थी, जैसी संस्कृति थी, जिन सामान वस्तुओं का प्रयोग करते थे, आज हम लोग उनका ही लगभग प्रयोग करते हैं। यह जो सभ्यता बताई गई है, यह प्यारे बच्चों एक समाज पोषी सभ्यता बताई गई, यानी कि किसी एक व्यक्ति का निर्णय न होकर के सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया एक सभ्यता है, जिसे समाज पोषित बताया गया है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, एक सार के रूप में पढ़ लेते हैं। देखो, पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक सार के रूप में इसको मैंने 1/3 भाग में रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा कोशिश करना, एक बार तो मूल चैप्टर पढ़ के देखना, उसके बाद इसको पढ़ना, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रत्येक एमसीक्यू और प्रत्येक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। देखो बेटा, करना है तो करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो, अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर मान, नियोजित यानी संयोजित, यानी ढंग से सजे हुए। यानी कि आपसे पूछा जाए अतीत में दबे पांव में दुनिया के दो बड़े सबसे पुराने नियोजित शहर कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। यानी कि ताम्रकाल, यानी जिसमें तांबे का प्रयोग किया जाता था, ताम्रकालीन सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़ा शहर माना गया है मोहनजोदड़ो। ध्यान रखना, प्रत्येक लाइन में क्वेश्चंस बन रहा है एमसीक्यू, और इन सभी को जोड़ देंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएगा। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गई। यानी कि हड़प्पा सभ्यता भी बहुत बड़ी नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जब रेलवे लाइन बिछी ना, तब वह शहर अधिकांशतः समाप्त हो गया है, जो हमारे सामने दिखाई नहीं देता है। माना जाता है यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला, यानी 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ शहर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और लगभग जनसंख्या थी 85,000, जो आज एक नगर निगम की जनसंख्या होती है ना 5-6 लाख, तो 5-6 करोड़ सॉरी, तो वही बात यहाँ एक नगर निगम वाले सब क्षेत्र यानी कि जिले से आज कम नहीं था ये शहर, जिसकी जनसंख्या 85,200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता, यानी कि देख लो 5,000 साल पहले आज का जो महानगर, जिसे नगर निगम के नाम से मैंने बताया है, उसको भी पार कर जाता है यह शहर। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों का पर आबाद था। इन छोटे मोटे टीलों में बसा हुआ एक ऐसा शहर था जो सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति के रूप में जाना जाता है। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की थी, यानी कच्ची बस्ती भी थी और पक्की बस्ती में बसा हुआ था। देख लो, मोहनजोदड़ो की एक मुख्य सड़क है जो 33 फीट चौड़ी है प्यारे बच्चों। आज ही वर्तमान 33 फीट देखने को आपको नहीं मिलती है। मोहनजोदड़ो एक गली है जो पक्की ईंटों से बनी हुई है, जो आराम से इंसान पैदल चल सकता है। आज भी ऐसा हमें देखने को बहुत कम प्राप्त होता है। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप, यानी एक चबूतरा है जिसमें बौद्ध स्तूप बना हुआ है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। यानी कि जब मोहनजोदड़ो सभ्यता बिखर चुकी थी, तो एक टीला सा हमें दिखाई देता है जो सबसे बड़े चबूतरे बनाया गया था, जो बौद्ध स्तूप था। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले ईंटों से बना हुआ बौद्ध स्तूप था, जो एक जीर्ण शीर्ण यानी कि टूटा फूटा टीला बन चुका है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी थे, और इस चबूतरे पर भिक्षुओं कमरे बने हुए थे। 1922 में जब
आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी यहाँ आए, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते। इसी स्तूप की खोजबीन करने के लिए वो 1922 में राखलदास बनर्जी यहाँ आए थे। इसके इर्द इसे इसके इर्द गिर्द इसके इर्द गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान भी प्राप्त हो सकते हैं। यानी उन्हें जानकारी हुई कि यहाँ ईसा पूर्व की कुछ वस्तुएं हमें प्राप्त यहाँ हो सकती हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर यहाँ खुदाई का अभियान प्रारंभ हो गया। ध्यान रखना 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी आए। उन्हें महसूस हुआ, इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व सभ्यता के कुछ जानकारी, कुछ वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। तो उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के आदेश पर यहाँ खुदाई होना शुरू हो गई। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष यानी कि मिस्र और मेसोपोटामिया के समकक्ष बराबर में लाकर खड़ा कर दिया। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। पहली ही झलक में हमें अपलक कर दिया। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि हम सबसे पहले एक सर्पिलाकार पगडंडी थी, उसको पार करते हुए, उस पर चलते हुए सबसे पहले हम इसी स्तूप पर पहुंचे, जो इस ऊंचे 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था पक्की ईंटों के द्वारा। इस चबूतरे हम सबसे पहले पहुंचे और हमें इसे अपलग रूप से यानी कि बिना पलके झपकाए हम लोग इसे देखते रहे। कितना विस्मयकारी यह बना हुआ था, अद्भुत कलाकारी से ही यह बना हुआ था। इसे नागर भारत रत्न का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यानी कि किसे, ये है बौद्ध स्तूप, देख लो 25 फुट ऊंचे है, इस पर कमरे बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप है, ये है बौद्ध स्तूप, जो इसे लैंडस्केप यानी भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है। राजस्थान की धूप पूछा जाए तो राजस्थान की धूप है वो पारदर्शी बताई गई है, लेकिन सिंध की धूप चौंधियाती बताई गई है। यानी कि पारदर्शी होता है जिसके आर पार हम लोग देखा जा सकते, चौंधियाने की आंखें नहीं खुलना, बहुत तेज धूप पड़ना, उसे कहा जाता है सिंध की धूप को चौंधियाती। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। यानी पुरातत्व विद्वान इस हिस्से को क्या कहते हैं, गढ़ के नाम से जानते हैं। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। यानी कि अद्वितीय यानी कि इसके जैसा कोई दूसरा नहीं। कौन? अनुष्ठानिक महाकुंड। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। यानी इसे जो ये अनुष्ठानिक महाकुंड है इसे क्या कहते हैं, वर्तमान में से ग्रिड प्लान के नाम से जानते हैं, वास्तुकार इसे कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। यानी कि आज की जो सेक्टर मार्क कॉलोनियों में ना आड़ा सीधा नियोजित तो कर सकते हैं, लेकिन उसका रहन सहन नीरस यानी कि बिना रस का, जिसमें मनोरंजन नहीं है। यानी देखो निर्धन रस, यानी जिसमें रस नहीं है, बस रहते हैं। आपको पता है शहर में आजकल हम लोग रहते हैं ना, बगल बगल में दीवार से दीवार लगी हुई है मकानों में, उस मकान को उस मकान से मतलब भी नहीं है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो इबारत है नीरस है रहन सहन। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। बात तो सही, अराजकता फैली हुई है सब जगह। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं। यानी कि ब्रासीलिया और चंडीगढ़ और इस्लामाबाद आज भी, जैसी मोहनजोदड़ो जिस शैली में बसा हुआ था ग्रिड शैली में, आज भी ये शहर इस शैली में बसे हुए हैं। मोहनजोदड़ो की साक्ष्य सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। यानी कि एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना, यानी कि एक अच्छे संस्कृति। देखो संस्कृति और सभ्यता दोनों अलग अलग चीज है, एक संस्कृति है और एक है सभ्यता। तो संस्कृति क्या होती है प्यारे बच्चों, कि जो भी व्यक्ति किसी भी इंसान को देखकर या समाज की समस्याओं को देखकर किसी चीज का आविष्कार करता है, तो वो जो आविष्कार करता है जो इंसान, वो तो कहलाता है एक संस्कृत व्यक्ति। क्या कहलाता है? एक संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? एक संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। और उस आविष्कर्ता को, जो जिसने आविष्कार किया है, जैसे कि सबसे पहले आग का आविष्कार किया, तो वह एक संस्कृति है। करने वाला एक सुसंस्कृत व्यक्ति कहलाता है। और जैसे हम खाना खाते हैं, किसी शिष्टापूर्ण बातें करते हैं, सही कपड़े पहनते हैं, रहन सहन अच्छा है हमारा, तो वो हमारी सभ्यता है। तो ये दोनों चीजें हमें मोहनजोदड़ो में दिखाई देती हैं। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है।
यानी कि चबूतरे के पीछे एक गढ़ है और उसके ठीक सामने एक उच्च वर्ग की बस्ती बसी हुई है। जैसे आज भी कहते हैं निम्न वर्ग और उच्च वर्ग है, इन गरीब और अमीर वर्ग, तो ऐसे ही पहले भी था। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती थी, एक सिंधु नदी थी, जो सिंधु नदी बहती थी उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर। लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे 5000 साल टिक सके। यानी कि निम्न वर्ग उच्च वर्ग दोनों, यानी गरीब वर्ग भी था, लेकिन अब 5000 साल पहले किस जगह जाओगे तो मिट्टी के मकान बने हुए थे, कच्ची मिट्टी के, तो वो फूट करके समतल हो चुके होंगे, और जो पक्की ईंटों के मकान बने हुए वो आज भी टूटे फूटे हमें नजर दिखाई देते हैं। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई, अब वह भी बंद हो चुकी है। यानी कि 100 साल में 1/3 हिस्से पर ही खुदाई हो पाई है और ज़्यादा खुदाई भी नहीं हो पाई है। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, यानी कि मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध जलकुंड है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आज भी जैसा दिखाई देता वैसा ही है। पता नहीं सायस है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उसे गली का नाम देव मार्ग एंड डी यूनिट स्ट्रीट रखा है। जैसे आजकल नहीं कह देते पंजाबी गली, किसी नाम से गली, ऐसे ही देव स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा था। आज भी नहीं दिखाई देता, ऐसे तो दिखाई देता क्या? 40 फुट लंबा 25 फुट चौड़ा, आजकल का ऐसा कुंड होता है क्या? नहीं। तो देख लो उस समय दिखाई देता था। गहराई 7 फीट थी। कुंड के उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती थी। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए थे। उत्तर में 2 पांत में 8 स्नानघर थे, यानी कि आज भी इतने स्नानघर नहीं होते हैं। और यह जल निकासी सिंधु घाटी एक अनोखी व्यवस्था है जो पक्की ईंटों से बनी हुई है, जहां से पानी निकलता रहता है। इनमें किसी का द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता, यानी कि जो 8 स्नानघर थे किसी का भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता था। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक अद्भुत नमूना है। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध जलकुंड, इस कुंड में खास पक्की ईंटों का जमावा है। कुंड का पानी रिस न सके, बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में दीवारों पर ईंटों के बीच में चूने और चिरोरी के गारे का इस्तेमाल, यानी कि कुंड जो बना हुआ है उसमें पानी नीचे नहीं धसे, तो पक्की ईंटों से बनाया गया था, और उन ईंटों के बीच में भी छिद्र थे ना, जहाँ जहाँ वहाँ चूने और चिरोरी का प्रयोग किया गया, जिससे कि नीचे पानी धस ना सके और बाहर का पानी अंदर न आ सके। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई, जिसमें सफेद डामर का प्रयोग किया गया। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं भी बनाया गया, यानी कुंड में पानी खत्म हो जाए तो कुएं से भर दिया जाए। दोहरे घेरे वाला यह अकेला एक कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए भी नालियां बनी, यानी कि कुंड का पानी गंदा हो गया, उसे बाहर कैसे निकाले, उसके लिए भी अलग से नालियां बनाई हुई थी। इसकी खासियत यह है कि ये सभी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी है। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। ठीक इसी तरह कोठार हड़प्पा में भी पाया जाता है। नहीं, लेकिन हड़प्पा शहर जो था वो रेल लाइन बिछने के कारण समाप्त हो गया। पूछा जा सकता है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता का समाप्ति का कारण क्या था, क्यों आजकल हमें इतनी चीज़ें क्यों नहीं प्राप्त होती हड़प्पा से जितनी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नई खोज ने इसे इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतिहर और पशुपालक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी वो? खेती और पशु पालते थे लोग और खेती करते, उनका मूल व्यवसाय, ये 2 ही चीजें थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी, यानी कि मैंने कहा ना पत्थर और तांबा, इसलिए ताम्रकालीन का सबसे बड़ा नगर माना गया है मोहनजोदड़ो। पत्थर सिंध में था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। राजस्थान की जो धूप है वो पारदर्शी है और मोहनजोदड़ो की चौंधियाती बताई गई है। इसके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान अबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे, यानी कि एक इतिहासकार जिसका नाम था इरफान अबीब, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग केवल रबी की फसल ही का ही प्रयोग करते थे, यानी रबी की फसल ही उगाते थे और कोई फसल नहीं उगाते थे। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों, चना ये उपज थी मुख्यतः पुख्ता सपो खुदाई में, यानी कि हमें जब 1922 में आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी गए और
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई की गई और बताया गया है कि 100 साल में 1/3 भाग पर ही केवल खुदाई हो पाई है। अब उसमें व्यवसाय का जो बताया, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो केवल खेती थी और पशु पालते थे लोग। और यहाँ जो मुख्य जो रबी की फसल होती है उसमें कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने ही पुख्ता खुदाई के हमें सबूत प्राप्त हुए हैं। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगाते थे। झाड़ियों में बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा जरूर मिला है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, खजूर, खरबूजे, अंगूर भी मिला है, यानी इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ज्वार, बाजरा, रागी भी हुआ है। कपास के बीज तो नहीं प्राप्त हुए, लेकिन सूती कपड़ा मिला है, तो इसका मतलब कपास होता था। सीधी सी बात है। कोमलता का ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला था। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। कताई बुनाई के साथ साथ रंगाई भी हुआ करती थी। सूत की रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधो सवरुवत्स को मिला, यानी कि एक इतिहासकार है माधो सवरुवत्स, उनको एक कारखाना मिला है रंगाई पुताई करने का। छालटी, जिसे लीलन और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर में आयात भी होता था, यानी कि सुमेर से आयात होता था लीलन, जो ऊन है हमारा। शायद सूत उनको निर्यात किया जाता, और उनको जैसे कि ऊन तो वहाँ से आयात होता और हम लोग निर्यात कर देते थे। जैसा कि बाद में सिंध में, मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग भी यहाँ हमें प्राप्त होता है। 3 तरफ बरामदे हैं, इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे भी रहे होंगे। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जा सकता है, यानी कि 3 तरफ बरामदे हैं, इसके साथ छोटे मोटे कमरे भी रहे होंगे। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स कहा जा सकता है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल भी है। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बने हैं, इसलिए इन्हें नीचा नगर भी कहकर भी पुकारा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि बौद्ध स्तूप जस्ट सामने था, 5 किलोमीटर तो नदी बहती थी पीछे, और सामने जो उच्च वर्ग की कोठी दिखाई दी। अब यहाँ जो बताया गया बड़ा भवन देखा है उन्होंने, तो उनमें छोटे छोटे कमरे भी थे। एक हमें जिसे 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल भी दिखाई दिया, और जिसे गढ़ के छोटे मोटे टीले बने हुए थे, इसलिए इसे नीचा नगर भी कह सकते थे हम लोग। पूर्व की बस्ती को रईसों की बस्ती, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि पूर्व की बस्ती को क्या कहा जा सकता है, पूर्व रईसों की बस्ती। मोहनजोदड़ो इसका उलट था। जैसे डीके हल्का, दीक्षित, काशीनाथ की खुदाई, यानी वही नाम है, यानी कि जो आज वर्तमान में किसी व्यक्ति के नाम पर, किसी महान विद्वान के नाम पर आज गलियों के नाम रख देते हैं, वैसे ही यहाँ पर रखा गया है। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। डीके क्षेत्र के दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य प्राप्त हुए। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था, यानी कि जो सड़क है 33 फुट सड़क बताई गई है, 33 फुट चौड़ी, लंबी तो खूब है। आमने सामने से एक गाड़ी जा सकती है और एक गाड़ी आ सकती है, ऐसा बनाएगा तो यह सड़क वहां जाती है जहां पहले मुख्य बाजार हुआ करता था। चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले काबूजिए ने इस्तेमाल की गई थी। इन काबूजिए में इसका इस्तेमाल किया गया, जो वर्तमान ग्रेड शैली, यानी जो पहले मोहनजोदड़ो जिस शैली में बसा हुआ था उस शैली का प्रयोग किया गया चंडीगढ़ में। क्या काबूजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली है? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है, क्योंकि अच्छी अच्छी कविता पढ़ेंगे तो कविता लिख सकते हैं, अच्छी अच्छी कहानी पढ़ेंगे तो अच्छी अच्छी कहानी अब लिख सकते हैं हम लोग। वही बात है कि कविता से कविता बनती है। उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो चंडीगढ़ में काबोजियों में जिस शैली का प्रयोग किया गया था, क्या वही शैली मोहनजोदड़ो से उन्होंने सीखी है? तब यह उदाहरण दिया गया कि कविता से कविता ही बनती है। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी, ये कोई भी पक्की हुई एक ही आकार की ईंटों से बनी है। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक की हुआ करती थी, और कुएं जो थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। इतिहासकार कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूस्थल तक पहुंची, यानी कि ऐसी सभ्यता कौन सी है जो यानी कि जमीन को खोद करके पानी निकाला, सबसे पहले कुआं खोदा, तो सबसे पहले है मोहनजोदड़ो।
उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं, 700 करीब कुएं थे। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार, बेजोड़ पानी निकासी भी दिखाई गई है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? कह सकते हैं। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का DKG भी कहलाता है, यानी कि जिन्होंने जिन्होंने जिस जिस क्षेत्र की खुदाई की ना, वहाँ पर बनाया ना, वहाँ पर उन्होंने उसके नाम से ही उस स्ट्रीट का नाम लिख डाला। सभी घर ईंट के हैं, एक ही आकार की ईंटें 1:2:4 अनुपात की हैं, 1:2:4 अनुपात की, ध्यान रखना। सभी भट्टी में पकी हुई, हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। इन कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ ये भी बताया गया है कि सड़क की तरफ कोई खिड़की नहीं ओपन होती थी, एक सामने भी कोई खिड़कियाँ नहीं हुआ करती थी। यानी कहने का था सीधा गेट खुलता, सीधे मकान में ही घुसा करते थे, जाया करते थे। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवारों में रहती हों, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं, यानी कि आज जैसे है वैसा ही पहले था। ज़्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30x30 फुट का होगा, यानी कि 30x30 फीट का होगा एक घर। कुछ इससे दुगने भी हैं, तिगुनों के आकार, जैसे आज है वैसे, जिसका जितना पैसा उतना बड़ा मकान बना लेते हैं। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता था, वर्तमान में भी कहा जाता, कोई बड़ा सेट होगा तो। इसमें 2 आंगन करीब 20 कमरे थे, यानी कि इसका मतलब सामूहिक संस्कृति वाले, यानी कि एक पूरा परिवार रहता था। DKBC हल्का आगे पूर्व में DK दीक्षित, काशीनाथ दीक्षित के नाम से DKB और C 2 गलियां हैं, हल्के बने हुए, छोटे छोटे सेक्टर बने हुए। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के घर से मिली थी, यानी एक दाढ़ी वाले ने याजक नरेश की मूर्ति मिली थी, वो इसी घर में से मिली थी। DKG की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फरलांग की दूरी पर HR हल्का भी दिखाई देता है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। एक HR हल्का आ गया जिसका नाम है हेरल्ड हरग्रीव्ज के नाम से, जिन्होंने 1924-25 में राखलदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी, यानी 24-25 में हेराल्ड हरग्रीव्ज ने खुदाई करवाई थी। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्पी यही एक छोटे घर की खुदाई से में निकला था, यानी कि एक नर्तकी की मूर्ति भी निकली थी। इसके बारे में पुरातत्व मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी, यानी मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि इस नर्तकी की जो मूर्ति मिली है, संसार में शायद इसके जोड़ की कोई चीज प्राप्त हुई होगी, यानी ऐसी चीज, यानी बहुत अच्छी चीज मिली है, इससे जैसा कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, यानी कि जो नर्तकी मूर्ति मिली है, यह वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में मिली रखी हुई है। पश्चिम में गड्डी के ठीक पीछे माधव सौर वत्स के नाम पर VS हिस्सा, यानी कि माधव सौर वत्स ने भी एक कारखाना मिला था सूत काटने का, तो वही है ये, इनके नाम पर भी एक हल्का बना हुआ है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। सब में 2-2 कमरे हैं, स्नानघर भी है, सब घरों में है। आज जैसे स्नानघर है, सरकार ने मुहिम में लगाई है प्रत्येक घर में स्नानघर होना चाहिए, वैसे ही पहले था। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार, सब चीजें चौकोर आयताकार है, केवल कुएं ही गोल बने हुए थे दोहरी डेहरी के। दूसरी तरफ यह विचार सामने आया कि बड़े घरों में निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। बड़े घर में जो निचली मंजिल पर नौकर चाकर, ऊपर खुद रहते थे मकान मालिक। ऐसा अमेरिकी नर्तव्य शास्त्री ग्रेगरी पार्सेल का मानना है। ग्रेगरी पार्सेल का क्या मानना है कि छोटे घरों की बस्ती में छोटी सकरी सीढ़ियां भी हुआ करती थी। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों का या दरवाजे पर छज्जों के चिन्ह नहीं मिले हैं, कहीं पर भी किसी भी घर में पहली मंजिल पर कोई खिड़कियां नहीं थी बाहर सामने की तरफ, और ना ही कोई छज्जा था। शेर हाथी गेंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते, यानी शेर हाथी गेंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। पुरातत्व सीरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते हैं। सीरीन का मानना है, सीरीन रत्नागर के कुओं से सिंचाई यहाँ होती थी, क्योंकि फसल होती थी जो ज्वार, मक्का, कपास जो बताया गया है। एक घर दूसरे में खुलता, दूसरा तीसरे में, जैसे पूर्व बस्ती एक बड़ा घर हो, महज इसलिए नहीं कि पश्चिम राजस्थान और सिंधु गुजरात के दृश्यावली एक सी है। कहने का तात्पर्य क्या है, एक घर से हम दूसरे घर में प्रवेश कर सकते थे, दूसरे से तीसरे फूटा हुआ है, तो अब ऐसा रास्ता बन गया होगा। बाजरे और ज्वार की खेती यहाँ होती थी।
यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार कर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया। यानी कि एक घर है, एक पूरा गांव है जहां राजा शासन करता था। राजा ने कुछ अलग नियम लगा दिए होंगे, उसका वो कहता है ना कि उसकी दादागिरी चल रही होगी, तो पूरा गांव एक साथ पूरा का पूरा खाली हो गया है। समाज पोषी सभ्यता खाली हो गया। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां जैसी ऐसी हैं जैसे कल की ही बात हो। यानी कि घर की जो प्रवेश करते हैं ना, वह दरवाज़ा, दीवार और खिड़कियां ऐसी लगती हैं जैसे कल की ही बनी हुई हो। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली गूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए थे। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध भी छपवाया था। जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महान निदेशक हैं, जिनसे सबसे पहले खुदाई करवाई थी मोहनजोदड़ो में 1922 में। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था, लेखक कहते हैं, हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। यानी कि लेखक कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो आरे वाले पहिए का प्रयोग किया गया। जो लकड़ी के ठोस पहिए बने हुए थे उनका प्रयोग भी मेरे सामने भी हो गया था। तो कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, उस समय भी वही कार्य होता था। आज भी हम लोग पहियों का प्रयोग करते हैं, लकड़ी के भी देखे हैं, और ऐसे अब तो फिर आए गए। दुल्हन पहली दफा इसी बैलगाड़ी में ससुराल, यानी कि दुल्हन होती जब किसी लड़की की शादी होती तो बैलगाड़ी में बैठकर वो पहली बार ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए भी लगने लग गए हैं। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी, गाड़ी नहीं ऊंट गाड़े का भी आविष्कार हो गया। यानी हवाई जहाज के पहिए आ गए। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा। यानी कि आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो से कुल पंजीकृत संख्या कितनी कितनी वस्तुओं के सामान हमें उपलब्ध हुए हैं, तो 50,000 से ज़्यादा। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद, चाक पर बने विशाल खंड, बहुत कुछ। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है, कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते जो चोरी हो गए हैं। अब अली नवाज बताता है जो अजायब घर में फिलहाल जो वस्तुएं रखी हुई हैं कि पहले सोना मिला था जो अब चोरी हो चुका है यहाँ से। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे छोटे सिरपंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यानी कि नरेश के सिर पर जो मुकुट है उसकी आज भी कल्पना नहीं की जा सकती है। आज के मुहावरे में कह सकते हैं लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति थी। यानी कि जो भी चीज़ें मिली उससे हम लोग ये नहीं कह सकते कि यानी कि एक लो संस्कृति थी, यानी कि एक जिसे हमें नाराज की, जिसे हमें सर झुकाना पड़े, ऐसी संस्कृति नहीं थी। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित, धर्म पोषित न होकर समाज पोषित नृत्य मुद्रा में था। यानी कि समाज पोषित नगर था। 2500 ईसा पूर्व अजायब घर में रखी चीज़ों से कुछ सुइयां भी प्राप्त हुई है। ये नर्तकी 2500 ईसा पूर्व की नर्तकी की मुद्रा प्राप्त हुई, जो दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में आज ही वर्तमान में संग्रहित है, यानी रखी हुई है। खुदाई में तांबे कांसे की तो बहुत सारी सुइयां मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, जिनमें 1-2 इंच लंबी हैं। यानी सुइयां का प्रयोग धागे पिरो करके एक दूसरे कपड़े को नहीं जोड़ते हैं, वैसे ही समझा गया है कि यह बारीक कसीदेकारी में काम आती होगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध 2 दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी है। उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुसाला भी, यानी कि कसीदाकारी है, छोटे छोटे चित्र बनाने वाली कलाकारी को कसीदाकारी कहा जाता है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक प्रिंट होता है ना, सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुइये भी प्राप्त हुए। सुइये, इन सुई छोटी होती है, सुइया बड़ा होता है। जानकार मानते हैं कि इसे शायद दरियां बुनी जाती हैं। सुइये से मोटा जो कपड़ा होता है ना, उससे
दरिया वगैरह होती है वो सुइयों से सीला जाता है, बारीक कपड़ा सुइयों से। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार दलदल की समस्या पैदा हो गई है। मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। देखो बेटा, चैप्टर बहुत बड़ा है, मैंने शॉर्ट में इसे लिखा है और समझाने की कोशिश की है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्या क्या कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी संस्कृति कैसी थी, कौन कौन सी फसलें हुआ करती थी, मकान कैसे थे, आयताकार वर्गाकार थे, सड़कें कितनी चौड़ी चौड़ी थी, पक्की ईंटें किससे बनी हुई थी, यानी कि जलकुंड कितना चौड़ा, कितना लंबा, कितना गहरा बना हुआ था, कितने स्नानघर थे, एक दूसरे के दरवाजे एक दूसरे सामने नहीं खुलते, किस चबूतरे पर, सबसे बड़े चबूतरे पर क्या मिला हमें, एक बौद्ध स्तूप मिला, उसके 5 किलोमीटर दूर एक सिंधु नदी में प्राग बहती थी, और वो एक उच्च वर्ग की बस्ती भी रहा करती थी, बड़े बड़े मकान भी देखे, याजक नरेश की मूर्ति देखी मिली हमें, उसके सिर पर जो मुकुट मिला आज ऐसा मिलना बहुत ही यानी कि एक दुर्लभ है। और 2500 ईसा पूर्व की एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अतीत में दबे पांव जो ओम थानवी जी द्वारा लिखित है, ये ध्यान आपको रखना है, पूछा जा सकता है। ओम थानवी, जिसका जन्म 1957 ईस्वी में बीकानेर में हुआ, शिक्षा दिशा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में हुई है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोग पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अंग्रेजी स्पोकन इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सीखना चाहते हैं फर्राटेदार, तो आप लोग Y323 कोड यूज करके आप लोग आसानी से बिल्कुल इजी वे में सीख सकते हैं। अब देखो, आपको पीडीएफ चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, सैम्पल पेपर जो भी चाहिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप प्यारे बच्चों अड्डा24 से आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, तो वहाँ से सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, अच्छा लगे सेशन तो कमेंट कर लेना और लाइक वगैरह देख लेना, समझ में आए तो कर देना, वरना तुम्हारी मर्जी है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट सेशन हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे, देखते हैं कितना समझ में आया कितना नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।